चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। मेरा फोकस हमेशा इस बात पे रहता है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से छठवें, आठवें और 12वें भाव की समस्त जानकारियां दे दी जाएं, क्योंकि इन भावों को लेकर के व्यक्ति और ज्योतिष के क्षेत्र में थोड़ी सी उहापोह तो पक्की है और यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो थोड़े से फंस से जाते हैं। तो इस चीज पे ही आज का कार्यक्रम तय है। बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला। आइए अब आपको मैं सीधे विषय पे लेके आता हूं। विषय ये है कि जन्म कुंडली के छठे भाव से आप सुनते हैं प्राय रोग, रिपु, ऋण और पता नहीं कई सारी चीजें, पर वस्तुतः यहां से अगर आप इस भाव को, जैसे मैंने पिछले दिन कार्यक्रम आपको पिछले दिन में बनाया था कि नवम भाव के बारे में आपसे मैंने चर्चा करी थी, जहां पे मैंने राहु को लेकर के कुछ चीजें वहां पर क्लियर करी थी। पर जब हम इस भाव की चर्चा करते हैं तो आप जब गौर करेंगे तो भगवान की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ हमेशा 1 लिखा रहता है और यहाँ पे 6 नंबर लिखा रहता है। तो यहाँ पे जब आप 6 नंबर पे आते हैं तो यहाँ से ये छठा भाव है, पर ये भाव से संबंध आप इस भाव का देखिए, लग्न से ये छठे पड़ रहा है। और ज्योतिष में जो छठेवें, आठवें का संबंध होता है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, चाहे वो राशियों का संबंध हो, चाहे वो भावों का संबंध हो। अगर आपकी कुंडली में एक भाव का अधिपति, ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझिएगा, अगर किसी भी भाव का अधिपति अपने से छठवें भाव के अधिपति के साथ बैठा है तो निसंदेह उसमें थोड़ी कमजोरी भी हो जाती है, मतलब वो संपूर्ण नहीं मिल पाता है। दूसरी बात कि अगर हम इस भाव की बात इस भाव से करते हैं तो अगर धन भाव से इसका संबंध देखते हैं तो धन भाव से 5वां है। इसका मतलब ये जरूर है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर धन भाव के अधिपति छठे भाव से संबंध बनाएंगे तो व्यापार का लाभ तो देते हैं। व्यक्ति कई बार अपना खुद का व्यापार करते देखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि इसे दरिद्र योग भी कह दिया जाता है, जहां इसे लग्न के अधिपति अगर छठे में बैठते हैं तो अवयोग कहा जाता है, और अगर द्वितीय के अधिपति छठे में बैठ जाते हैं तो दारिद्र्य देते हैं। मतलब ये कहने का है कि हो सकता है आपको ऋण में फंसा दे, हो सकता है वो आपको उलझनों में डाल दें, क्योंकि छठे भाव पे जब भी हम चर्चा करते हैं तो ये बात एक और भी सवाल बनती है कि छठे भाव का कमजोर होना ज्यादा बढ़िया है या छठे भाव का मजबूत होना ज्यादा बढ़िया है। अब एक बात बताता हूं। छठे भाव का अगर वहां पे पापक ग्रह की राशि बन रही है तो उसका कमजोर होना ज्यादा बढ़िया है। ध्यान से समझने की बात है। अगर यहां पे कोई पापक ग्रह की राशि बन रही है तो उसका कमजोर होना ज्यादा बढ़िया है, और अगर वो लग्न को देख रहा हो तो और भी ज्यादा बढ़िया है। हां, अगर छठे भाव के अधिपति नीच के हो गए, मान लीजिए यहां के अधिपति बुध कहां नीच के होते हैं? मीन राशि में। अगर मान लीजिए आप यहां पे 6 नंबर देखेंगे तो 12 कहां लिखेगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो बुध की एकमात्र दृष्टि जब होगी वो यहां पे पड़ेगी। लेकिन कोई ऐसा ग्रह वो जन्म कुंडली में मान लीजिए यहां का अधिपति बना और लग्न पे दृष्टि डाल रहा हो, लेकिन स्वयं नीच की राशि के बैठे हो, जैसे शनि मान लीजिए यहां बैठे, 1 नंबर यहां लिखा। तो अगर मान लीजिए अगर जन्म कुंडली में कहीं की भी बात करता हूं, छठवें भाव के अधिपति, 8वें भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति अगर नीच के होकर के और लग्न को या लग्नेश को देख रहे होंगे तो निसंदेह ये योग कारक नहीं तो राजयोग तो जरूर बना देते हैं। योग कारक तो सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि उनका संबंध त्रिकोण और केंद्र से नहीं होगा, लेकिन हां वो राजयोग की भांति फल देने वाले हो जाते हैं।
पर बात जो असल में है वो ये भी नहीं है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। बात जो असल में है कि हम छठे भाव से विचार किस किस चीजों का करते हैं, किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो यहां से मामा का विचार किया जाता है, यहां से भाग्य के व्यय का विचार किया जाता है। गौर करने की बात है, दूसरा सूत्र देता हूं, ध्यान से समझ के जाइएगा। किसी भी भाव का पिछला चौथा जो होता है वो उसका व्यय होता है, किसी भी भाव का पिछला होता है वो उसका उपभोग होता है। मैंने कल सुबह के कार्यक्रम में ही ये बात कही थी। किसी भी भाव का व्यय उसका जो होता है वो उसका उपभोग होता है, उपयोग नहीं उपभोग, उसका आनंद किसी भी भाव का 12वां। याद करिए मैंने पिछले कार्यक्रम में क्या बात करी थी कि जातक की कुंडली थी और जातक की कुंडली में चौथे भाव के पीछे विषदोष लगा था, इस वजह से चौथा भाव भी प्रभावित हो रहा था। तो क्या है कि ये भाग्य भाव का व्यय भी होता है, ये भाग्य का चौथा होता है पीछे। अगर भाग्य के अधिपति 4 घर पीछे बैठेंगे तो प्रतियोगिता बढ़ा देंगे, भाग्य का व्यय करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर भाग्य के अधिपति 4 घर आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह उसमें भाग्य को बल दे देंगे। ध्यान से समझने की बात है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये भाव जो है वो ऋण का है। क्यों ऋण का होता है बताऊं? क्योंकि ये लग्न का छठा होता है, और छठा जो होता है वो क्या बात कही कि छठवें भाव में जो राशि बनती है वो जिस भी भाव से छठवें में जाएंगे आप, वो उसके शत्रु की राशि बनती है। तो कहने का मतलब है कि ये हो गए आप, क्लियर है, ये आप हो गए, लग्न आप होते हो, और उसका छठवां कौन होगा? उसका शत्रु, मतलब आपके शत्रु। तो इसे ऋण क्यों कहा जाता है? अब इस पे जब विचार करते हैं तो इसके पीछे का दर्शन यह है कि इसे छठे भाव को ऋण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऋण हमेशा दूसरों से लिया जाता है, अपनों से ऋण की बात कहां होती है। अगर मेरे पिताजी मुझसे पैसे मांगेंगे तो वो ऋण नहीं होगा, अगर मैं अपने पिताजी से पैसे मांगूंगा तो वो ऋण नहीं हो सकता। अगर मेरी पत्नी मुझे पैसे देती है तो वो निसंदेह ऋण नहीं है। एक मेरी दर्शिका है रजनी पाटीदार, बड़ी दिव्य सुंदरी हैं और उतने ही मन के पवित्र भी हैं वो। उनसे मेरी जब बात चल रही थी एक बार, तो धन के बारे में जब चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने अपने पति को बहुत ज्यादा धन दिया है, मुझसे विवाह के बाद उनको बहुत धन मिला है। तो मैंने जब उनके जो है वो बारे में विचार करी, उनकी कुंडली जब देखी तो उनकी कुंडली में छठा भाव बड़ा अच्छा बना या लग्न बड़ा अच्छा बना था। तो ये स्थिति बनती है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में छठवां भाव बलवान बन रहा है, वो बली कैसे होगा? इस भाव का अधिपति यहीं बैठा हो, यानी कि अगर बुध यहीं बैठे हो तो ये बली हो जाएंगे, या यहां पे जो अंक लिखा हो इस अंक का अधिपति अगर यहीं बैठा हो ना तो ये भाव बलवान हो जाता है। और न तो फिर आपको शत्रुओं से डरने की बात है, न तो किसी भी प्रकार की परेशानी से डरने की बात है, क्योंकि व्यक्ति असफल वही होता है जो प्रायः जीवन के जो बुरे दौर में अपना आपा खो बैठता है या फिर वो ढाढ़स खो बैठता है। क्योंकि ये किसी भी भाव का जो छठा भाव होता है, गौर करना, एक बात मैंने और भी बताई थी, कभी लोग मेरे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम नहीं देखे हो, जा करके देखिए। वहां मैंने एक कार्यक्रम में बात कही थी कि किसी भी भाव का छठा भाव और किसी भी भाव का तीसरा भाव साहस होता है। किसी भी भाव से तीसरे अगर कोई पापग्रह बैठे हों तो उस भाव का बल बढ़ा देते हैं। मान के चलिए इस भाव की ही बात हम करते हैं, अगर इस भाव से 3 घर आगे कोई पापग्रह बैठेगा तो इस भाव का बल बढ़ा देगा। किसी भी भाव से, उत्तरी पेन, किसी भी भाव से अगर 4 घर आगे शुभ ग्रह बैठे हों तो इस भाव का बल बढ़ जाएगा, लेकिन किसी भी भाव से 3 घर आगे अगर पापग्रह बैठे हों तो इस भाव का बल बढ़ जाएगा। तो गौर करने की बात है। तो जब कभी अगर छठा भाव बली होगा, इसका मतलब है कि मैंने हर बार ये कुंडली में देखी है, तो बात क्या कही है, क्या कही है, गौर करना, कि अगर व्यक्ति की जन्म कुंडली का लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं तो खाली वो अवयोग ही नहीं देंगे, वो व्यक्ति को साहसी भी बनाते हैं, वो व्यक्ति को साहस, अदम्य साहसी बना देते हैं, और व्यक्ति हमेशा ही बेल्ट कस के तैयार रहता है, आ जाओ देख लेता हूं, ऐसी वाली फीलिंग आती है और ऐसा वाला एहसास उसको देते रहते हैं। कहीं ना जाना, बन के रहना। और भी बात बताने वाला। दूसरी बात क्या है, ये तो इतनी सारी चीजें, यहां से ऋण देखा जाता है। अब मैंने क्या बात कही थी कि छठे भाव का बलवान होना अच्छा होगा या कमजोर होना अच्छा होगा?
तो एक तो बात सर्वथा सत्य है कि किसी भी भाव का कमजोर होना कभी भी अच्छा नहीं है, चाहे वो 12वां भाव ही क्यों ना हो, चाहे वो 8वां भाव ही क्यों ना हो, चाहे वो तीसरा ही चौथा कोई भी भाव हो, कमजोर होना तो कभी अच्छा नहीं है। लेकिन ये 4 घर ऐसे हैं, क्रमशः तीसरे, छठे, 8वें और 12वें, कि अगर ये कमजोर होंगे तो भी जातक को साहसी तो बना ही देते हैं। और व्यक्ति की कुंडली में अगर छठा भाव कमजोर हो रहा होगा तो निसंदेह एक समय पे विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति ढाढ़स ना रखे पर उसको किसी न किसी तरीके से वो निकल जाता है। लेकिन ये कमजोर अगर हो जाए तो क्या करेंगे, व्यक्ति को हतोत्साहित कर देते हैं, व्यक्ति के ऊर्जा की कमतरी देखी जाती है, व्यक्ति ऊर्जाहीन हो जाता है, उसका साहस, उसका बल, उसका सौंदर्य, उसका पराक्रम, उसका प्रभाव, उसका तेजस्विता और उसकी जो एक एनर्जी जो होती है वो कमजोर हो जाती है। गौर करने की बात है। एक बात और बताता हूं, 12वां भाव जो होता है वो सोखने का भाव होता है, किसी भी चीज का सोख लेना। तो गौर करिए, तो इस भाव का वो पूरक है और किसी भी भाव का जो पूरक होता है वो उसके सदृश ही होता है। तो 12वें का 7वां इसका पूरक है ये, तो ये भी सोख लेता है। अगर छठे भाव के अधिपति मजबूत होंगे ना तो व्यक्ति को साहसिक और अदम्य जो है वो पराक्रमी बना देंगे। लग्नेश अगर छठे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाने देंगे, पर वहां पे कमजोरी तब होगी, आप लोगों को अभी तक यही बात बताई गई होगी या सिर्फ यही बात जानते आए होगे कि लग्नेश छठे में चले गए मतलब कि कमजोर हो गए। ऐसा नहीं है। अगर लग्न बली होगा, लग्न बली कैसे, मान लीजिए लग्नेश आपके छठे भाव में बैठ गए, लेकिन लग्न पे दो दो शुभ ग्रह अगर देख लें तो लग्न बली हो जाए। अगर लग्न के अधिपति छठे भाव में बैठे हों, अवस्था उच्च अवस्था जो है वो जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली बनी या वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी या वृषभ लग्न की कुंडली बनी, तो अगर 2 नंबर लिखेगा तो 3, 4, 5, 6, 7 और शुक्र यहीं बैठ जाए तो क्या लग्न कमजोर कहा जाएगा? नहीं। अगर 7 लिखेगा तो 2 यहां लिखेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या लग्न बली या लग्न कमजोर हो जाएगा? नहीं। हाँ, निसंदेह काम एक बार में नहीं होगा, तीसरे बार में होगा, दूसरे बार में होगा, लेकिन कम से कम आपके पास इतनी ऊर्जा तो रहेगी कि आप उसके लिए डट करके मुकाबला करने के लिए तैयार रहो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हारता तो तब नहीं है जब वो असफल हो जाता है, वो हार तो पहले जाता है तब जब वो साहस खो बैठता है और उसका पेशेंस लूज हो जाता है कि नहीं बात? ये दर्शन है जिसको कि कुंडली से जोड़ करके अगर देखा जाए तो ऐसे ये बात समझ में आती है। पर एक बात और है, वो क्या है? अगर छठे भाव के अधिपति मजबूत हैं, अगर छठे भाव के अधिपति लग्नेश को देख रहे होंगे, अगर छठे भाव के अधिपति शुभ ग्रह के साथ बैठे होंगे तो छठे भाव को बलवान बना देंगे। अगर छठवें भाव के अधिपति 8वें भाव के अधिपति के साथ युति करेंगे तो ये कई बार व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियावादी और कई बार व्यक्ति को हठी, गुस्सैल और चिरंतन आयु का मालिक बना देते हैं। व्यक्ति आयु का बड़ा घोषणा करने वाला हो जाता है, 150 साल, 100 साल व्यक्ति जी जाता है। और अगर वही छठे भाव के अधिपति चौथे भाव के अधिपति से, लग्न के अधिपति से, दशम के अधिपति से, सप्तम के अधिपति से युति कर लें, तो अगर सप्तम भाव के अधिपति से छठे भाव के अधिपति की युति होगी या अगर संबंध में होंगे तो निसंदेह अर्थ की हानि कभी भी नहीं होने देते हैं, अर्थ बना रहता है, धन बना रहेगा। लेकिन अगर दशम भाव के अधिपति के साथ वो दृष्टिपात करें या फिर दशम भाव के अधिपति के साथ एक बैठ जाएं तो निसंदेह कर्म क्षेत्र में परेशानी आती रहती है। या दशम के अधिपति अगर छठे भाव में बैठ जाएं तो कैरियर जो है वो कमजोर होता रहता है। ध्यान से समझने की बात है। लग्न के अधिपति व्यक्ति को ढाढ़स देंगे, साहसी बनाएंगे, ऊर्जावान बनाएंगे, ब्राह्मणों का पालन करने वाला, मित्रों के साथ हमेशा ही उपस्थित रहने वाला और ऋण से हमेशा ही उबारने वाला बना देते हैं। व्यक्ति अपनी परिस्थिति को भले भूल जाए पर दूसरों की परिस्थिति के लिए हमेशा तत्पर रहता है, दूसरों के दुख। अब जैसे एक बात और भी है, गांव में जब होली का त्योहार आता है तो एक गरीब परिवार को देख लीजिए, जो गरीब है वो उस दिन भी प्रसन्न ही रहता है। कई बार एकदम भयंकर गरीबी हो तो भी वो अगर बिल्कुल ही गरीब है तो ही जाकर के उसके घर में होली का या दिवाली का त्योहार नहीं मिलता है या ना बनता है या ना मनाया जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है क्योंकि उस दिन त्योहारों का प्रभाव जरूर ही उसके परिवार पर भी रहता है, जरूर ही रहता है। तो निसंदेह यहां से हर्ष और उल्लास का भी विचार किया जाता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि
पंचतुर्थ का जो मानसिक सुख यहां से मिलता है, उसमें वो साहस भरने का काम करता है। अपने दुखों को भुला करके दूसरों के सुख को व्यक्ति गले लगा देता है, और जब नाचने की बारी आती है तो नाच लेता है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, दीवार से बाहर निकलते हैं और अपने गम को भूल जाते हैं। यहां से व्यक्ति अपने गम को भूल जाता है। अगर मजबूत रहे तो, अगर कमजोर रहे तो डिप्रेस्ड कर देता है। हाँ, लेकिन उसमें भी कई सारी चीजें देखनी होंगी कि लग्न कितना बढ़िया है, चंद्रमा कितने अच्छे हैं, सूर्य कितना प्रबल है। लेकिन इस बात का निर्धारण सिर्फ 2 बातों पे ही डिपेंडेंट होगा, 2 से 3 बातों पे। उसमें पहली बात, लग्न पे शुभ ग्रह की दृष्टि कितनी है, लग्न के अधिपति के ऊपर कितने शुभ ग्रह की दृष्टि है, और चंद्रमा की स्थिति कैसी है और सूर्य की स्थिति कैसी है। चौथे नंबर पे आपको यह देखना है कि यहां का अधिपति कैसा बैठा है, ये कंवारा बैठा है या विवाहित है, मतलब 2 हुआ या अभी 1 हाथ ही है, 4 हाथ हुए हैं या अभी 2 ही हाथ बाकी है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की विवाह की स्थिति बनती है, ध्यान से समझना, मैं इसको अजब तरीके से समझा रहा हूं, ये 7वां भाव का सुख होता है, उपभोग है, तो ये पत्नी का सुख है, पत्नी का सुख भी होगा, क्योंकि किसी भी भाव का 12वां क्या होगा, किसी भी भाव का 12वां उसका उपभोग है, उसका व्यय है। तो जन्म कुंडली में 7वें नंबर में किसकी राशि बनी होती है, गौर करने की बात है, 7 नंबर, यहां लिखा होता है 7 नंबर। 7 नंबर का अधिपति कौन है, शुक्र। शुक्र कौन है, वीर्य, तो वीर्य का व्यय, ये कौन है, ये पत्नी का भाव है। तो आप वीर्य का व्यय किसके साथ करते हो, पत्नी के साथ, तो वो क्या है, ये छठा भाव है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर छठे भाव के अधिपति मजबूत होंगे तो निसंदेह उसका दांपत्य भी बढ़िया रहेगा, और वो दांपत्य का सुख भी बढ़िया अच्छे तरीके से भोग सकता है। इसका दूसरा कारण ये हो जाता है, बताऊं, जरा इधर और निकट के आना, क्योंकि ये 12वां भाव जो होता है वो यात्रा करते 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 चरम सुख पे व्यक्ति जाता है, यहां वीर्य का पात हो जाता है। हां, यहां पे परम सुख की प्राप्ति होती है। यात्रा यहां से शुरू, यहां आपने प्रेम किया, यहां आप दांपत्य के सूत्र में बंधे, गृहस्थ जीवन को स्वीकारा, यहां बैठ करके बातें करी, सलाह मशविरा किया, यहां बैठ करके काम किया, कार्यक्षेत्र, करियर पे भी तो ध्यान देना है, यहां करियर में साथ करने के बाद यहां प्राप्त किया, क्योंकि ये प्राप्त करने का भाव है, और फिर प्राप्त होने के बाद मर गए, खत्म कहानी है कि नहीं। तो ये स्थिति ऐसे, इस छठे भाव को कमजोर होने का मतलब, और छठे भाव के कमजोर होने का एक सीधा सा प्रभाव, व्यक्ति आलसी हो जाए, व्यक्ति जो है वो ढाढ़स, साहस और पराक्रम कमजोर हो जाए, उसके पराक्रम का परिणाम ना मिले, और छठे भाव से कमजोर हो जाने से न्यायालय से हार जाता है, दुश्मनों से हार जाता है, दुश्मन भारी पड़ जाए, कर्ज से मुक्त ना हो, ऋण में दबा रहे, हमेशा मेहनत ही करता रहे, घिसटता ही रहे, मालिक बैठ के खाता रहेगा और आप उसका ऑर्डर फॉलो करते रहोगे, ये दास बना देता है। ये स्थिति छठे भाव की है। मैंने सारी चीजें लगभग समेटने का प्रयास किया है, इसे जरूर और भी फैलाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो हम अभी तक नहीं जान पाए हैं, और कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जिस पे पर्दा उठना बाकी है। बन के रहना। अब कार्यक्रम के अंतिम में गीता जी के श्लोक का अर्थ भी तो बताना है। गीता जी के 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या बात कही है? मन का रोग, और वो क्या है? भटकना। हमेशा ही करता है क्या? बाहर निकले, वो बंधना नहीं चाहता है। जैसे हम एक ही दरवाजे में कितने दिन तक बंद रहेंगे, कभी तो निकलना होगा। तो इस वजह से वो भटकना चाहता है, उसका स्वभाव है। पर ध्यान रखिए, आपकी माताजी या मेरी माताजी हमेशा ही बाजार में जब मेला लगा होता है, बाहर निकलते हैं तो कलाई बड़ी कस के पकड़ती है कि कहीं मेरा बेटा भूल न जाए। तो यही स्थिति हमें हमारे मन के साथ भी करना चाहिए। नहीं, ये मेरा जो बेटा है, जो मेरे अंदर मन में बैठा है, मन रूपी बेटा, इसको पकड़ के रखो, नहीं तो मेले में ये भटक जाएगा। और ये मेला कौन है? ये आपका जीवन है। इसे भटकने न दो, इसे पकड़ के रखो, और कहीं भी ये भटके तो इसे तुरंत तमाचे लगाओ। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ही संयम के कोड़े लगे। है कि नहीं भागवत में बात? भागवत में ये बात आती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने।
पहले मैं सोफा पे बैठ के बनाता था, अब नीचे बैठ के बनाता हूँ ज़मीन पे। तो ये एक बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।